नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम आधुनिक आवर्त सारणी को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में प्रकृति में ज्ञात तत्वों की संख्या बहुत ही कम थी। वर्ष 1800 तक प्रकृति में ज्ञात तत्वों की जो खोज थी वो 30 तक हो चुकी थी, अर्थात वर्ष 1800 तक 30 तत्व जो है खोजे जा चुके थे। जैसे जैसे तत्वों की खोज हो रही थी वैसे वैसे तत्वों को अध्ययन के लिए या तत्वों को समझने के लिए उनको वर्गीकृत भी किया जा रहा था। शुरुआत में तत्वों को धातु एवं अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके पश्चात जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई वैसे वैसे तत्वों को वर्गीकृत करने के प्रयास भी बढ़ते चले गए और तत्वों को वर्गीकृत करने का जो प्रयास था वो डावेराइनर ने सबसे शुरुआत में किया था और डावेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। तो डावेराइनर का त्रिक नियम यदि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाए या एमसीक्यूज में पूछा जाए कि तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो त्रिक नियम डावेराइनर के द्वारा दिया गया था। और डावेराइनर ने उस समय तक जितने भी ज्ञात तत्व थे उनको तीन तत्वों के समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। डावेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार यदि तीन तत्वों के समूहों या त्रिक के बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत भार के बराबर होता है। परंतु यह जो त्रिक नियम था यह कुछ ही तत्वों के समूहों पर लागू होता था। अधिकांश जो तत्व थे उनका वर्गीकरण इस नियम के आधार पर नहीं किया जा सकता था। राइट। डावेराइनर के पश्चात में न्यूसलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था। तो न्यूसलैंड का क्या हो जाएगा, अष्टक नियम हो जाएगा। अब यहां से दो एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे। जो त्रिक नियम था वो डावेराइनर ने दिया था और जो अष्टक नियम था ये न्यूसलैंड ने दिया था। न्यूसलैंड के अष्टक नियम के अनुसार यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। अर्थात आठवें तत्व के गुणधर्म प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्मों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, अष्टक नियम कहा गया। और अष्टक नियम से ही कुछ जो तत्व थे उनकी व्याख्या की जा सकी और उनका वर्गीकरण किया जा सका। उसके बाद में मेंडलीफ और मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया था। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम हो जाएगा। तो जो आवर्त नियम है ध्यान रखें, त्रिक नियम दिया डावेराइनर ने, अष्टक नियम दिया न्यूसलैंड ने और जो आवर्त नियम था वो मेंडलीफ ने दिया था। और तत्वों को वर्गीकृत करने का जो सफल प्रयास था वो मेंडलीफ का ही माना जाता है और मेंडलीफ को ही तत्वों के वर्गीकृत करने का मुख्य श्रेय भी दिया जाता है। मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण का आवर्त नियम दिया था और इस आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसके, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। राइट। फिर मेंडलीफ के जो आवर्त नियम था इसमें भी कुछ खामियां थी और उन खामियों को दूर करने के लिए और तत्वों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए या वर्गीकृत करने के लिए फिर आधुनिक आवर्त नियम दिया गया था। तो जो आधुनिक आवर्त नियम है, सबसे पहली चीज तो ये आधुनिक जो आवर्त नियम है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था हेनरी मोजले के द्वारा। राइट। तो तत्वों के वर्गीकरण का आधुनिक आवर्त जो नियम है ये हेनरी मोजले ने दिया था और हेनरी मोजले के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो नियम है इनमें अंतर क्या है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म या तत्वों के गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो वहीं आधुनिक आवर्त के नियम अनुसार तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं।
राइट। और ये जो हेनरी का आधुनिक आवर्त नियम है, इसने ठीक ठाक तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। फिर हेनरी का जो आधुनिक आवर्त नियम था, इसी आवर्त नियम के आधार पर, राइट, नील्स बोर ने ही आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की थी। इस तरीके से जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी नील्स बोर के द्वारा तैयार की गई थी, राइट। तो नील्स बोर ने, क्लियर, नील्स बोर ने ही मोजले के, हेनरी मोजले, राइट, तो नील्स बोर ने ही हेनरी मोजले के आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर ही आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की थी। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसको नील्स बोर के द्वारा तैयार किया गया था और यह विस्तृत भी थी, इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी को ही नील्स बोर की दीर्घ आवर्त सारणी भी कहा जाता है। तो नील्स बोर की दीर्घ आवर्त सारणी को ही आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, यह परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित की गई है। जो दीर्घ आवर्त सारणी है या आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें 7 क्षैतिज खाने हैं, ये जिनको हम पंक्तियां भी कह सकते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 क्या है, क्षैतिज पंक्तियां हैं या 7 क्षैतिज खाने हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इन 7 क्षैतिज खानों को या क्षैतिज पंक्तियों को ही क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। यहां से एमसीक्यूज बन सकता है। तो आवर्त कितने हैं, 7 हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज खाने हैं, क्षैतिज पंक्तियां हैं, उनको आवर्त कहा जाता है और आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। वहीं आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है या ऊर्ध्वाधर खाने हैं, उनको समूह या वर्ग कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी है, 18 है, जिनको पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। इस लेक्चर में हमको मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रवृत्तियों को, और यहां से भी कई प्रकार के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, राइट। कि परमाणु जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें धात्विक गुण बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ता है कि घटता है, राइट। या फिर पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता। अब देखिए, यहां से 3 से 4 टाइप के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला टाइप का प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता बाईं ओर से दाईं ओर, राइट, बाईं ओर से दाईं ओर, राइट। फिर वो आपको ऑप्शन देंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता बाईं ओर से दाईं ओर, ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन ई कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से टाइप 1 का जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। या दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ही कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है, राइट। फिर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कहा जाता है या फिर धात्विक गुण कहा जाता है। ये टाइप 2 का प्रश्न हो जाएगा। टाइप 3 का प्रश्न ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, राइट, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में परिवर्तन होता है, या ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क में यहां पर फिर पूछा जा सकता है कि धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण घटता है, धात्विक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। या फिर हो सकता है एक आध और प्रकार का जो है प्रश्न पूछा जाए, राइट, कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो सर्वाधिक जो धात्विक गुण है वो धातुएं किस तरफ है, बाईं तरफ है या दाईं तरफ है। इस तरीके से कई प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो हम आधुनिक आवर्त सारणी में जो जितने भी ट्रेंड्स हैं, राइट, या प्रवृत्तियां हैं, उनको बहुत ही डिटेल में समझेंगे और यहाँ से कई प्रकार के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। और हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि एमपीपीएससी प्री के अलावा भी कोई सा भी एग्जाम जहाँ पर साइंस को डेप्थ में पूछा जा सकता है, आप
उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी जो है सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी हो जाएगी। और इसमें जो सबसे पहले प्रवृत्ति है वो हम पढ़ते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है और इससे 4 से 5 जो है एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो देखिए, किसी भी परमाणु की वह रासायनिक प्रवृत्ति जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही उस तत्व की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है। एक बार और समझिए, राइट। किसी परमाणु की वह रासायनिक प्रवृत्ति जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही प्रवृत्ति उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्लियर। अब आधुनिक आवर्त सारणी में यदि हम समूह में, यहां पर ध्यान रखें, समूह मतलब क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर, और आवर्त मतलब क्या हो जाएगा, बाएं से दायां। तो यदि आवर्त सारणी में हम आवर्त में चर्चा करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है। साथ ही साथ समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। तो इस तरफ जो है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं तरफ जाने पर जो है वृद्धि होती है, वहीं ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर भी जो है विद्युत ऋणात्मकता में बढ़ोतरी होती है, या नीचे से ऊपर आने में विद्युत ऋणात्मकता घटती है। वैसे ही हम कह सकते हैं कि दाईं ओर से बाईं ओर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वह है फ्लोरीन। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की होती है। तो 2 एमसीक्यूज, राइट। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, न्यूनतम हाइड्रोजन की होती है। अन्य तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो फ्लोरीन एवं हाइड्रोजन के मध्य होती है। साथ ही साथ यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है, और यदि नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर इनको याद रखने का कोई ट्रिक है। देखिए, ट्रिक में मैं बहुत ही कम विश्वास करता हूं। यदि आप समझ लेंगे तो आपको चीजें याद रखने की जो है चीजें ऑटोमेटिक या स्वतः ही याद हो जाएंगी। यदि आपने आधुनिक आवर्त सारणी को देखा है, और जो कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि यदि आप आधुनिक आवर्त सारणी को नहीं समझेंगे तो फिर ये चीजें आपको समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, राइट। अब आधुनिक आवर्त सारणी में यदि आपने फ्लोरीन को देखा, जैसे फ्लोरीन ही है यहाँ पर, और हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा, H1 यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देखें तो हाइड्रोजन को आप यहाँ पर इमेजिन करिए। अब हाइड्रोजन कहाँ, इस तरफ। तो सीधी सी बात है, अगर फ्लोरीन कहाँ है, दाईं ओर है, तो बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैसे ही अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तब भी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, बढ़ रही। तो यदि आपको एक फैक्ट बस याद है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है, और फ्लोरीन आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं ओर है और ऊपर की ओर है। इसका मतलब यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता में बढ़ोतरी होगी, वैसे ही नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तब भी विद्युत ऋणात्मकता में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। क्लियर। चलिए अब हम दूसरा समझते हैं। यहां पर परमाणु साइज हो जाएगा या एटॉमिक क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। क्लियर। तो परमाणु साइज क्या होता है, देखिए, एक स्वतंत्र परमाणु में उसके केंद्र से उसके सबसे बाहरी कक्षा की दूरी को ही उसका परमाणु साइज कहा जाता है। कुल मिलाकर हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक सूक्ष्म संगणित भाग में केंद्रित माना जा सकता है, जिसको ही नाभिक कहा जा सकता है, और नाभिक से जितनी दूर उसकी कक्षा होगी, राइट, वही उसका क्या होगा, परमाणु साइज होगा। अब जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में केवल और केवल एक ही कक्षा है, तो उसका परमाणु जो साइज है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, राइट। और जितनी ज्यादा कक्षाएं होंगी उसका परमाणु साइज भी कितना होगा,
उतना ही ज्यादा होगा, राइट। तो एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कक्षा की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती थी, राइट, दर्शाती है। और सबसे जो छोटा परमाणु साइज है वो किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या 37 पिकोमीटर होती है। वहीं अगर हम आवर्त सारणी की चर्चा करें तो आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्लियर? यदि हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। साथ ही साथ यहां पर कारण को अगर आप दर्शाना चाहें तो कारण को हम दर्शा सकते हैं कि नाभिक में यदि आवेश बढ़ता है, राइट, तो यदि नाभिक में आवेश बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है और इसी वजह से क्या होता है? परमाणु का साइज क्या होता है? घटता है। क्लियर? तो आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। उसका कारण क्या है कि जैसे ही हम बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे, बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो वहां पर जो परमाणु क्रमांक है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, राइट। अर्थात अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। क्लियर? और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, क्लियर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में यदि बढ़ोतरी होगी तो उसका परिणाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो उससे आवेश में बढ़ोतरी होगी और यदि नाभिक में आवेश बढ़ेगा, राइट, तो यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है जिससे परमाणु का साइज क्या होता है? घटता है। क्लियर? तो एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कक्षा की दूरी को ही परमाणु साइज कहते हैं या एटॉमिक साइज कहा जाता है। और आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर जो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है। क्लियर? अब हम देखते हैं धात्विक गुण के बारे में या मेटेलिक गुण के बारे में। पहले लेक्चर में हमने धातुओं को बहुत ही अच्छे से समझा था और यहां पर फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि धातुएं क्या होती हैं, राइट। धातुएं ऐसे तत्व होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर, राइट, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको ही धातु कहा जाता है। अर्थात धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और इसी के कारण जो धातुएं हैं वो कैसे होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं या इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं, अर्थात विद्युत धनात्मक होते हैं। तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। यदि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो उससे धात्विक गुण में क्या होती है? कमी आती है। और इसका सीधा सा लॉजिक हो जाएगा कि चूंकि हमें पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में यहां पर जो है सभी क्या है? धातुएं हैं और यहां पर क्या है? अधातुएं हैं और ये क्या है? नोबेल गैसेस हैं जो कि अक्रिय हैं। तो यहां पर क्या है? अक्रिय गैसें हैं। ये सब क्या हो जाएंगी? अधातुएं हो जाएंगी और धातुएं क्या हो जाएंगी? वायु और हो जाएंगी। यदि इतनी सी जानकारी आपके पास है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यदि हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो उससे धात्विक गुणों में क्या होती है? कमी आती है। और उसका कारण क्या है कि जैसे हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर क्रिया करने वाला जो प्रभावी आवेश है वो बढ़ता है और इससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? घट जाती है। तो जैसे ही हम आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे प्रभावी आवेश बढ़ता है और प्रभावी आवेश बढ़ने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। यही कारण है कि यदि हम आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर आते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होती है? कमी आती है। वैसे ही अगर हम देखें समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? घटता है, राइट। अर्थात नाभिकीय आवेश घटेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसीलिए ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो है धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। साथ ही साथ जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। अब हम जो है अधात्विक गुण की बात करते हैं या नॉन मेटेलिक की बात करते हैं। सबसे पहले अधातुओं की रासायनिक परिभाषा। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको ही अधातु कहा जाता है। अर्थात अधातुएं
अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं और ये रासायनिक दृष्टि से विद्युत क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और अधातुएं आवर्त में बाईं से दाईं ओर क्या होती हैं, अधात्विक जो गुण है वो बढ़ता है। सीधी सी बात है, जो हमने अभी पढ़ा है उसका रिवर्स हो जाएगा। बाईं से दाईं ओर धात्विक गुण घटता है, अर्थात बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। वैसे ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, कम होता है। राइट, तो जब समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उससे धात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। वहीं समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर अधात्विक गुण में क्या होती है, कमी होती है। इसके साथ ही धातुएं विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति की होती हैं, इसीलिए धातुएं आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर अवस्थित हैं। और वहीं जो अधातुएं हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्लियर। चलिए अब हम यहां पर पढ़ते हैं आयनन विभव के बारे में। तो आयनन विभव क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं। राइट, तो किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। क्लियर। तो किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहा जाता है। राइट, और किसी परमाणु का जो द्वितीय आयनन विभव होता है वो प्रथम आयनन विभव से क्या होता है, सदैव अधिक होता है। अर्थात यदि किसी भी उदासीन परमाणु से एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए द्वितीय आयनन विभव प्रथम आयनन विभव से क्या होता है, सदैव अधिक होता है। तो दो चीज है, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। और आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर तत्वों का प्रथम आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है। और वहीं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आयनन विभव क्या होता है, घटता है। क्लियर। तो आवर्त में यदि हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो प्रथम आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। राइट, और चूंकि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए जो अधातुएं हैं, अधातुएं कहाँ हैं, दाईं ओर है, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसीलिए जैसे जैसे आप बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो प्रथम आयनन विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात बाईं ओर जहां पर धातुएं हैं, धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात आयनन विभव का मान क्या होता है, कम होता है। राइट, तो बाईं ओर आयनन विभव कम होता है, इसी वजह से धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं और उनमें धात्विक गुण होते हैं। तो वहीं दाईं ओर क्या होती हैं, दाईं ओर के तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यही कारण है कि जो आयनन विभव है वो बाईं ओर से दाईं ओर क्या होता है, बढ़ता है। वैसे ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर भी आयनन विभव क्या होता है, घटता है। सभी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन बंधुता। राइट, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो देखिए किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। राइट, तो किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की मात्रा को ही आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहा जाता है। उसके विपरीत किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे ही उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। राइट, और इसी ऊर्जा को ऊष्मा गति की शब्दावली में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऊष्मा गति का जो शब्द है और सामान्य शब्द हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निकलती है वही उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। राइट, और आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर। अभी हमने समझा था कि जो इलेक्ट्रॉन आयनन विभव है, आयनन विभव जो है बाईं ओर से
दाईं ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। और सीधी सी बात है, यहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होगी, दाईं ओर जाने पर बढ़ती है। वैसे ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है, अर्थात ऋणात्मक मान जो है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान क्या होता है, कम होता है। क्लियर। चलिए अब अगला हो जाएगा, हम यहां पर पढ़ते हैं ऑक्साइड की प्रकृति। ऑक्साइड क्या होते हैं, देखिए किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ बना यौगिक ही क्या कहलाता है, ऑक्साइड कहलाता है। तो किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ में बना यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। और ऑक्साइड की जो प्रकृति है उनको हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। तो देखिए कुल मिलाकर अगर हम देखें तो किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ में बना यौगिक यदि अम्लीय प्रकृति का होता है तो उसको अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे, क्षारीय प्रकृति का होगा तो उसको क्षारीय ऑक्साइड कहेंगे। और यदि किसी तत्व का ऑक्साइड यदि अम्लीय या क्षारीय दोनों की प्रवृत्ति का है तो उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें हम क्षारीय ऑक्साइड की बात करते हैं। तो देखिए जो क्षारीय ऑक्साइड है, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और धातुएं कहाँ है, एस ब्लॉक के तत्व में है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है आधुनिक आवर्त सारणी में। जो क्षारीय ऑक्साइड है वो एस ब्लॉक के तत्वों में ही मिलेंगे, राइट। तो जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होती हैं और धातुएं कहाँ पर होती हैं, एस ब्लॉक में होती हैं, राइट। जैसे Na2O हो जाएगा, CaO हो जाएगा, BaO हो जाएगा, ये सभी क्षारीय ऑक्साइड है। वहीं अम्लीय ऑक्साइड, तो जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, अर्थात P ब्लॉक के तत्वों के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय होते हैं। तो S ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, P ब्लॉक के तत्व अर्थात अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय होते हैं। जैसे V2O3 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा, N2O3 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर। ये ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। और जो D ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के कुछ तत्वों के जो ऑक्साइड हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड की भांति व्यवहार करते हैं, राइट। जैसे CrO क्षारीय होता है, Cr2O3 उभयधर्मी होता है और CrO3 क्या होता है, अम्लीय होता है, राइट। तो डी ब्लॉक के तत्वों का व्यवहार जो है उभयधर्मी ऑक्साइड की भांति होता है। बाकी चौथा हो जाएगा उदासीन ऑक्साइड। ये ऑक्साइड ना तो अम्ल होते हैं और ना ही क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, NO हो जाएगा, N2O हो जाएगा। क्लियर। अब हम समझते हैं यहां पर हाइड्रोक्साइड की प्रकृति को भी। सबसे पहली चीज तो यह है कि हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं। तो किसी तत्व के हाइड्रोजन के यौगिकों को ही हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और किसी आवर्त में यदि बाईं से दाईं तरफ चलते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइडों का जो क्षारीय लक्षण है वो घटता है। और वैसे ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धातु ऑक्साइडों की जो क्षारकीय प्रबलता है वो बढ़ती चली जाती है, राइट। अब हम यहां पर जो है हैलाइडों की प्रकृति समझते हैं। सबसे पहली चीज तो हैलाइड क्या होते हैं। देखिए तत्वों के हैलोजेंस के साथ में जो यौगिक बनते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, हैलाइड कहा जाता है। तो किसी तत्व के हैलोजन तत्वों के साथ बने यौगिक को ही हैलाइड कहा जाता है। और आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलते हैं तो हैलाइडों का जो आयनन लक्षण है, आयनिक लक्षण है वो घटता है तथा संयोजक लक्षण बढ़ता है। तो आवर्त में जब हम बाईं तरफ से दाईं ओर चलते हैं तो हैलाइडों का जो आयनिक लक्षण है वो घटता है तथा सहसंयोजक जो लक्षण है वह बढ़ता जाता है। वैसे ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर धातु हैलाइडों का आयनिक जो लक्षण है वो बढ़ता है और जो सहसंयोजी लक्षण है ये घटता है। क्लियर। अब जो है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से भी कई जो है MCQs जो है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के प्रकार।
देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित की गई है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 4 भागों में, राइट, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व एवं एक्स ब्लॉक के तत्वों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उनके गुणधर्म क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, उनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस ब्लॉक के क्या हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये एस ब्लॉक का मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। देखिए जैसे हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे हम यहां पर लिखते हैं किसका, कार्बन का। कार्बन का 6 होता है तो 1s2 2s2, राइट, 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में या किस सबसेल में गया, तो यह p सबसेल में गया। अर्थात जो कार्बन है ये p ब्लॉक का क्या होगा, तत्व होगा। क्लियर। अब जैसे हम यहां पर सोडियम का लिखते हैं तो सोडियम का क्या हो जाएगा, 11 होता है तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गया और 3 क्या हो गया, s1 हो गया। अर्थात जब हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है, s ऑर्बिटल में जा रहा है। क्लियर। इसी आधार पर तत्वों को 4 भागों में वर्गीकरण किया गया। तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, यदि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो यदि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में या s सबसेल में प्रवेश करे तो उन तत्वों को ही s ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, राइट। तो यदि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, s कक्षक में या s सबसेल या f उपकोष में प्रवेश करे तो उसको ही s ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में, राइट, वर्ग 1 क्षैतिज स्तंभ और दूसरा क्षैतिज स्तंभ, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो है एस ब्लॉक के तत्वों को शामिल किया गया है। जो वर्ग 1 है उसमें उन तत्वों को रखा गया है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1 होता है। अर्थात अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो S1 होता है। अर्थात इसमें क्षारीय धातु है और जो द्वितीय वर्ग होता है, राइट, द्वितीय वर्ग का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2 होता है जिसकी धातुओं को क्षारीय मृदा धातुओं कहा जाता है। तो वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है और वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, राइट। साथ ही साथ ये जो जितने भी तत्व हैं इनके वाहकतम कक्ष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से अपनी निकटतम अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सोडियम का हम लिख चुके हैं, मैग्नीशियम का भी समझते हैं। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 12, तो 1s2 2s2 2p6, राइट, 10 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 3s2। क्लियर। तो ये मैग्नीशियम क्या हो गया, तो मैग्नीशियम जो है इसमें अंतिम कक्षा में या इस अंतिम ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसका मतलब ये किस में जाएगा, वर्ग 2 में जाएगा। और वर्ग 2 में कौन सी धातु है, क्षारीय मृदा धातु है। अब हम इन तत्वों के गुण समझते हैं और यहीं से मुख्य जो है प्रारंभिक परीक्षा में MCQs पूछे जा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो तो यही है कि एस ब्लॉक के तत्वों में हाइड्रोजन एवं हीलियम को छोड़कर अन्य सभी तत्व जो है धातु हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व में
धातुएं हैं केवल और केवल हाइड्रोजन एवं हीलियम को छोड़कर। साथ ही साथ एस ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 1। वर्ग 1 के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। साथ ही साथ वर्ग 2 या क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है और द्वितीयक समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। साथ ही साथ ये जो है कैसे होते हैं? प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। अभी हमने समझा था ऋण विद्युतता जो होती है वो बाईं से दाईं तरफ की ओर बढ़ती चली जाती है और ये वर्ग 1 और वर्ग 2 में है, इसीलिए ये प्रबल धन विद्युतीय होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं और प्रबल धात्विक तत्व होते हैं। साथ ही साथ ये अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं और इनके जो ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होती हैं। चूंकि ये तत्व धातुएं हैं इसलिए इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ये तत्व जो है जटिल आयन नहीं बनाते हैं। साथ ही साथ इनके वाहतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। जो वर्ग 1 है, राइट, वर्ग एक के जो जितने भी तत्व हैं उनकी अंतिम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात NS1 होता है। वहीं जो वर्ग 2 है, वर्ग 2 के सभी तत्वों के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, और इनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है और वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। इतने जो है MCQs यहां से पूछे जा सकते हैं। क्लियर? और ये यहां पर हमने वर्ग 1 और 2 के बारे में समझ लिया है। तो ये हो जाएगा वर्ग 1। वर्ग 1 के तत्व क्या हो जाएंगे? सबसे पहला आ जाएगा हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा वर्ग 2 के तत्व। तो ये वर्ग और एक वर्ग 2। इसके साथ ही एक चीज और समझें, जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों को ही रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व जो है तत्व भी कहा जाता है। तो वर्ग 1 के तत्वों को ही प्रतिनिधित्व तत्व कहा जाता है और वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो तत्व हैं उसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम को छोड़ दें तो बाकी के जो जितने भी तत्व हैं, राइट, वो सभी कैसे हैं? धातुएं हैं। क्लियर? अब आ जाता है पी ब्लॉक के तत्व। तो यहां से समझिए, ये वर्ग 1 हो गया, ये वर्ग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहां से 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व हैं उनको ही क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप 13 से लेकर 18 के बीच में जितने भी तत्व हैं उनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा p ऑर्बिटल में या p सबसेल में ही प्रवेश करेगा। तो ये 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, इतने 13 से लेकर ये 18 तक के जो तत्व हैं इनको ही पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो पी ब्लॉक के तत्वों की बिल्कुल सीधी सी परिभाषा, यदि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में या पी ऑर्बिटल में या पी सब सेल में या पी उप कक्षा में प्रवेश करे तो उन तत्वों को ही पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 p क्या होगा? 126 होगा, अर्थात यहां पर P126। तो अंतिम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा, राइट। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप गौर से देखें तो यहां पर है 2s2 2p1। तो 13वें तत्व, जो 13वें समूह के जो 13वां जो वर्ग है, राइट, तो 13वें वर्ग में यहां पर अंतिम कक्षा में कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये होगा 2p1, ये 3p1, ये 4p1, ये 5p1, ये 6p1 और ये 7p1 हो जाएगा। वहीं यहाँ पर p2 होगा, ये p3 होगा, p4 होगा, p5 होगा और इनमें कितने होगा? p6। ध्यान से समझना, ये 18वें समूह के जो तत्व हैं उनकी अंतिम कक्षा में, राइट, और उनकी जो अंतिम कक्षा है या हम ये कहें कि उनका अंतिम जो ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनकी अंतिम कक्षा में p है और p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और p में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6, अर्थात इनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है। क्लियर? चलिए अब हम अन्य जो है गुणों की चर्चा करते हैं। तो
P 1 से लेकर कहां तक होगा, 6 तक होगा। साथ ही साथ इन तत्वों के वातम कोष में, एस उपकोष में तो कितने, जो वाहतम कक्षा है, तो पी ब्लॉक के तत्वों के जो वाहतम कक्षा है उसमें एस उपकोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और पी उपकोष में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और वर्ग 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व हैं उनको ही पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम का अगर हम लिखें तो 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, कितने होगा 12, और 2p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब हम इनके जो है विशेषताओं को समझते हैं। तो जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्व जो हैं, पी ब्लॉक के अधिकांश तत्व अधातु हैं, साथ ही साथ कुछ उपधातुएं हैं और कुछ भारी तत्व क्या है, धातु भी हैं। राइट। तो पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, अधातु एवं उपधातु हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में अधिकांश अधातु हैं, कुछ उपधातुएं हैं तथा कुछ भारी तत्व धातु भी है। साथ ही साथ इन तत्वों की संयोजकता निश्चित होती है, परंतु कुछ तत्व परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। इस ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं, आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं, सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक सभी प्रकार के होते हैं। अर्थात पी ब्लॉक के तत्वों में आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बंध एवं उप सहसंयोजक बंध होते हैं। अर्थात आयनिक, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकृति के होते हैं। और चूंकि पी ब्लॉक के तत्व में अधिकांश क्या है, अधातुएं हैं, तो यहाँ की जो विद्युत ऋणात्मकता अधातुएं हैं, अर्थात पी ब्लॉक के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी, अधिक होगी। साथ ही साथ इनके जो ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होंगे तथा कुछ जो हैं वो उदयधर्मी भी होते हैं। इन तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में प्रवेश करता है। राइट। और यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो NS2 हो जाएगा और P 1 से लेकर 6 के बीच में होता है। क्लियर। चलिए अब हम यहां पर जो है इसी साथ में हम यहां पर जो है उत्कृष्ट गैसों को भी पढ़ लेते हैं। क्लियर। उत्कृष्ट गैसें या आदर्श गैसें क्या होती हैं, नोबेल गैसेस क्या होती हैं। तो देखिए जो पी ब्लॉक होता है कहां से लेकर 13 से लेकर 18 से लेकर, यहां पर पी ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर क्या हो जाएंगे 6। अर्थात जो वर्ग 18 है इसका अगर आप देखें तो यहां पर क्या है 2s2 2p6, यहां पर 3s2 3p6, आर्गन में क्रिप्टॉन में क्या हो जाएगा 4s2 4p6। अर्थात वर्ग 18 में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी के सभी, राइट, हालांकि हाइड्रोजन का भी जो है ये s ब्लॉक में आता है 1s2। क्लियर। बाकी के जो जितने भी तत्व हैं यहां पर इन तत्वों की अंतिम कक्षा, राइट, इन तत्वों की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। अर्थात इनका अष्टक क्या होता है पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होता है तो ये रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय रहती हैं, अर्थात ये किसी भी अन्य तत्व के साथ में यौगिक नहीं बनाती हैं। इसीलिए तो इन्हें क्या कहा जाता है आदर्श गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। राइट। तो जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंतिम 18वें वर्ग, राइट, पी ब्लॉक के अंतिम 18वें वर्ग में जो जितने भी तत्व हैं उन सब का अष्टक पूर्ण होता है और उन तत्वों को ही उत्कृष्ट गैस या आदर्श गैस के रूप में जाना जाता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा NS2 NP6 होगा। अर्थात इनका अष्टक क्या होता है पूर्ण होता है, केवल और केवल हीलियम को छोड़कर। और इन गैसों का कोई भी जो कोष है वो अपूर्ण नहीं होता है। राइट। तो इनका कोई भी जो उपकोष है वो अपूर्ण नहीं होता है, परंतु अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो p सब सेल में या p ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इसीलिए उत्कृष्ट गैसों या आदर्श गैसों को p ब्लॉक में रखा जाता है। राइट। इसके साथ ही इनमें एक विशेषता और समझिए कि जो p ब्लॉक के तत्व हैं उनके जो गुण हैं और जो उत्कृष्ट गैसों के जो गुण हैं उनमें बहुत ही ज्यादा क्या है अंतर है। अर्थात उत्कृष्ट गैसों को पी ब्लॉक में अवश्य रखा गया, परंतु उनके जो गुण हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं और ये सभी को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। क्लियर।
चलिए अब जो है हम यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने वर्ग 1 वर्ग 2 ये हो गया एस ब्लॉक, 13 से लेकर 18 तक ये हो गया यहाँ पर 18 ब्लॉक तक पी ब्लॉक। अब यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राइट, और ये जो है इनको ही क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक के जो तत्व हैं इनको ही डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, या इनको ही संक्रमण तत्व कहा जाता है राइट। और यहां पर अगर आप अंतिम देखेंगे इलेक्ट्रॉन तो 4s2 होता है, कितना होता है 3d1 3d2 3d3 3d जो है 4 हो जाएगा, फिर 3d5 हो जाएगा, 3d6 3d7 3d8 3d9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है सारे के सारे यहाँ पर जो है व्यवस्थित डी ब्लॉक के क्या हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे। अब डी ब्लॉक के तत्वों की सबसे पहले परिभाषा, तो जब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है तो इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको एस ब्लॉक के तत्व एवं पी ब्लॉक के दोनों के बीच में जो है वर्ग 13 से लेकर वर्ग 12 के जो तत्व हैं, अर्थात एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के बीच में ही जो है डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। और ये वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक राइट, तो वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के जो 10 वर्ग हैं राइट, उनके अंदर ही ये क्या है, स्थित है। क्लियर। चलिए ये बहुत ही सरल है, हमें पता है कि एस जो ऑर्बिटल होता है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 राइट। तो इसीलिए एस ब्लॉक के कितने वर्ग, 2। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6। इसीलिए पी ब्लॉक के तत्वों के कुल कितने वर्ग हैं, 6। फिर डी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10। इसलिए डी ब्लॉक के अंतर्गत कितने वर्ग आते हैं, 10 वर्ग आते हैं राइट। और डी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये दरअसल धातु एवं अधातु दोनों के ही गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इनको तो क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है राइट। तो ये धातु एवं अधातुओं के बीच की कणी होती है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। और यह एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, अर्थात क्रमिक संक्रमण जो है दर्शाते हैं, इसीलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्लियर। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 होता है, लेकिन हमें पता है कि n-1 क्या हो जाएगा, D1 से लेकर 10 होगा। जैसे हमने कहा कि 4s2 है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3D। अब यहां पर 1 से लेकर 10 के बीच में हो सकता है। क्लियर। जैसे हम यहां पर स्ट्रोंशियम का जो है समझते हैं, स्ट्रोंशियम का कितना हो जाएगा, 21, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 राइट, 2 8 10। हाँ अब क्या हो जाएगा, 4s क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो गिन लेते कितने हो गए, 8 2 10, 10 और 8 18, 8 और 2 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा यहाँ पर 3, और 3D क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये स्ट्रोंशियम का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब इनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो धात्विक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इनके गलनांक जो है क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों के गलनांक उच्च होते हैं, ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, इनकी संयोजकता परिवर्ती होती है, इनके रंगीन लवण होते हैं और रंगीन आयन होते हैं, और ये मिश्र धातु बनाते हैं। इनका वह 2 जो कोष हैं वो क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। क्लियर। चलिए अब हम चर्चा करते हैं यहां पर एफ ब्लॉक के तत्वों को राइट। तो जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो आप यहां पर समझिए, ये बॉक्स, ये लेंथेनम के बाद में यहां पर आपको दिख रहा होगा 72 राइट, और यहां से दिख रहा होगा 89 और 104, अर्थात लेंथम के बाद में राइट 57 से लेकर 50 जो है 57 के बाद में, अर्थात 58 से लेकर यहां पर 71
वहीं जो एक्टिनियम हो जाएगा, एक्टिनियम के बाद 90 से लेकर 103, इन तत्वों को ही क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। क्लियर। तो एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में इनको कहाँ रखा गया है, लोकेशन समझ लेना। आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो आवर्त सारणी है इसमें यहाँ पर लेंथेनम 57, इसके बाद के जो 14 तत्व हैं उनको इसमें टेबल में ना रखे। टेबल को अगर आप लंबा कर देंगे तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। क्लियर। इसीलिए लेंथेनम 57 के बाद से जो 14 तत्व हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। वैसे 89 से लेकर यहां पर अगर आप देखेंगे, हाँ, तो ये 57 और ये 72, 57 और 72 के बीच में 58 से लेकर 71 तक के जो 14 तत्व हैं वो यहां पर जो है ये आ जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ 89 और 104 के बीच में 90 से लेकर वहां पर 103 के जो तत्व हैं उनको ही एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। राइट। तो जब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, अंतिम इलेक्ट्रॉन भीतर की ओर तीसरे कक्ष के एफ में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो यदि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में प्रवेश करता है तो उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इन तत्वों के वह तीन जो उपकोष होते हैं, 3 कोष, ये 3 कोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। क्लियर। तो वह 3 कोष जो है अपूर्ण होते हैं और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 N-2 FD-4 होता है। जैसे आप समझिए यहाँ पर हमने लिख दिया 6, राइट। तो 6S2 है तो 6 में से 2 मतलब 4 क्या होगा, F1 से लेकर 14 के बीच में होता है। और इन तत्वों की 2 श्रेणियां हैं जिनमें 14 तत्व होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, लेंथेनाइट्स या एक्टिनाइट्स कहलाता है। राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेंथेनाइट्स के। तो लेंथेनाइट्स जो हैं, लेंथेनाइट्स एफ ब्लॉक के तत्व में है। राइट। तो एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट्स जो तत्व हैं वो लेंथेनियम के बाद के 14 तत्वों को कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया है कि यहाँ पर क्या है, 57वां तत्व है लेंथेनाइट, राइट, सॉरी लेंथेनियम। तो जो 57वां तत्व है लेंथेनियम। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 57वें तत्व लेंथेनियम के बाद के 14 तत्वों को ही क्या कहा जाता है, लेंथेनाइट्स कहा जाता है। राइट। तो आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक 57 है, इसके बाद के 14 तत्वों को अर्थात 71 तक के तत्वों को ही लेंथेनाइट्स कहा जाता है। और इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। अब हम पढ़ते हैं एक्टिनाइट्स। तो आधुनिक आवर्त सारणी में एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 89 है, उसके बाद के 14 तत्व अर्थात 103 तक के तत्वों को ही एक्टिनाइट्स कहा जाता है। राइट। और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में प्रवेश करता है। दरअसल जो लेंथेनाइट्स हैं और एक्टिनाइट्स हैं ये वर्ग 3 एवं वर्ग 4 को जोड़ने वाले तत्व हैं, अतः इनको अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्लियर। अब जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनको हम समझते हैं। तो जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो इनमें अत्यधिक समानता पाई जाती है। साथ ही साथ एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं धात्विक होते हैं और इनके यौगिक कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। ये भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ये भी रंगीन आयन बनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक है 92, तो यूरेनियम के बाद में कोई भी तत्व प्रकृति में नहीं पाया जाता है। हालांकि 4 तत्व फिर भी ऐसे हैं जो कि जिनके ट्रेसेस पाए जाते हैं। राइट। तो यूरेनियम के बाद का कोई भी तत्व जो है प्रकृति में या हम विशेष रूप से कहें तो भूपर्पटी में नहीं पाया जाता। ये सभी नाभिकीय क्रियाओं द्वारा संश्लेषित तत्व हैं। इन तत्वों के जो कोष हैं कि जो बाह्य कोष के 3 उपकोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। एक F हो जाएगा, D हो जाएगा और P हो जाएगा। साथ ही साथ यूरेनियम के बाद के जो जितने भी तत्व हैं उनको ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा जाता है। क्लियर। चलिए
तो अब हमने यहाँ पर जो है एफ ब्लॉक के तत्वों को भी पढ़ लिया है, ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा जाता है। तो ये एफ ब्लॉक के तत्व हो गए। उसके बाद में मैंने आपको उत्कृष्ट या आदर्श गैसें आपको बता ही दी हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये हमने सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सभी तत्वों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक के तत्व, फिर 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक के तत्व, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक के तत्व, और लेंथेनियम 57 के बाद के 14 तत्व लेंथेनाइट्स हो जाएंगे। एक्टिनियम 89 के बाद के 14 तत्व एक्टिनाइट्स हो जाएंगे, और इनको ही एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। क्लियर? तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।